हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में। इंडियन नेशनल मूवमेंट या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में हम बात करेंगे और इसके डिफरेंट फेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम कुछ एमसीक्यूज यहाँ डिस्कस करेंगे विद द आंसर की। और एट द एंड ऑफ द सेशन आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पोस्ट किए जाएंगे और यू कैन आंसर those questions in the comment sections. Let's start the video. जब हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं या इंडियन नेशनल मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे 1857 से लेके हमारे पास 1947 तक जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट के नाम से जानते हैं हम इंडियन हिस्ट्री को। इफ़ वी टॉक अबाउट if we discuss Indian national movement on the leadership या आइडियोलॉजी या डिफरेंट टाइम पीरियड्स के हिसाब से तो इंडियन हिस्ट्री को 3 फेज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट फेज जो स्टार्ट होता है 1885 से लेके 1905 तक। यू कैन सी 1885 से लेके 1905 तक विच इज़ नोन एज अ मॉडरेट फेज और वी कैन से अर्लियर नेशनलिज्म। सेकंड फेज जो स्टार्ट होता है 1905 से लेके 1909 तक जिसको हम एक्सट्रीमिस्ट फेज कहते हैं और वी कैन से असर्टिव फेज। इसको हम सेकंड नेम के नाम से भी जानते हैं, असर्टिव फेज। आपको एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था एसएसबी में कि द सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज, या क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, द एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज। इसको हम असर्टिव नेशनलिज्म एरा भी कहते हैं। एंड द थर्ड फेज जिसको हम गांधी एरा भी कहते हैं जो स्टार्ट होता है 1916 से लेके 1947 तक। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या इंडियन हिस्ट्री अपने आप में ही एक वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन इट इज़ really interesting. It is scoring subject because history never change, history repeat itself. जब हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में, लास्ट ईयर एसएसबी के एक एग्ज़ाम में पूछा गया था विच यूरोपियन कंट्री स्टार्ट ट्रेड विद इंडिया एंड इंडियन फर्स्ट, यानी कि कौन सी ऐसी यूरोपियन कंट्री है जिन्होंने पहली बार या फर्स्ट टाइम इंडिया में ट्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट किया था इंडियंस के साथ, और इंडिया कंट्री के साथ उन्होंने पहली बार ट्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट किया था। बिकॉज वी नो जो भी चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, पोर्तुगीज हो या डच थे, दे ओनली केम इंडिया विद द एम कि हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। फिर इंडियंस के कोऑपरेशन की वजह से, इंडियन रूलर्स के सहयोग की वजह से, उनकी इत्तेफाक की वजह से वो आगे जाके यहाँ पे रूल कर पाए। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है डच। डच यहाँ पे इसका ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि डच लेटर ऑन आए थे। क्योंकि हमने ऑलरेडी इंडियन हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो इंडिया का सी रूट था इट इज़ डिस्कवर्ड बाय द वन ऑफ द पोर्तुगीज सेलर एक था जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने जो है इंडियन सी रूट को डिस्कवर किया था 1498 में। अगर इंडियन सी रूट को डिस्कवर किया है वास्को डी गामा ने और वो खुद पोर्तुगीज थे, तो इस बेस पे इस आंसर की यहाँ पे क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि इंडिया के साथ पहली बार जो ट्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया था डैट वाज स्टार्टेड बाय द पोर्तुगीज, यानी कि पोर्तुगीज जो थे उन्होंने ही इंडिया के साथ पहली बार ट्रेडिंग सिस्टम यानी कि ट्रेड करना स्टार्ट किया था। तो हियर वी कैन से दैट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पोर्तुगल। इजंट क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एसएसबी के एग्जाम में कि विच मूवमेंट ब्रॉट गांधी जी इन द सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, कि किस मूवमेंट ने गांधी जी को नेशनल मूवमेंट के सेंटर में खड़ा किया था। हम ये जानते हैं कि जब कभी भी हम कहीं जाते हैं, हम अपने फैमिलीज़ के साथ जाते हैं या हम इंडिविजुअली कहीं जाते हैं, तो जब हम वापस घर आते हैं तो हमारे घर वाले, हमारे रिलेटिव्स बोलते हैं कि आपने हमारे लिए क्या गिफ्ट लाया।
हम सब ये जानते हैं कि जो मोहनदास करमचंद गांधी थे वो इंडिया में नहीं रहते थे, वो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड वगैरह में रहा करते थे। लेकिन जब इंडिया में कॉलोनियल रूल काफ़ी ज़्यादा क्रूअल हो गया था, तो ही फील्स कि माई पीपल नीड्स मी मोस्ट, इसीलिए उसने एक बुक भी लिखी थी कि इंडियन स्वराज 1906 में उसने एक बुक लिखी थी, हिंद स्वराज एक बुक लिखी थी, जिस बुक में उसने डिस्कस किया था द इंडिया ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर रूल इन इंडिया, ब्रिटिश अपना रूल यहाँ पे एस्टैब्लिश कर पाए हैं बिकॉज ऑफ द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। एंड वो जब इंडिया आए तो इन्होंने भी इंडिया के लिए एक गिफ्ट लाया, दैट गिफ्ट इज नोन एज सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या है? इट्स अ पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, जहाँ पे हम फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि प्यार की भाषा एक सिंपल पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ अपनी नीड्स और मूवमेंट्स को आगे चलाते हैं और अपनी नीड्स को फुलफिल करवाते हैं। तो जब गांधी जी इंडिया आया, उसने इंडियन जो सिचुएशन है उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया और उसने 3 सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट की, क्योंकि उसने लोग को बोला था कि अगर आप यहाँ मेरी आइडियोलॉजी के हिसाब से चलोगे, अगर आप सत्याग्रह को फॉलो करोगे, तो मैं आपको जो है आज़ादी दिलाऊंगा। तो पहला मूवमेंट जो उसने स्टार्ट किया था जो वो था चंपारण सत्याग्रह। दूसरा उसने सत्याग्रह स्टार्ट किया था खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण, उसके बताया था खेड़ा, और उसके बाद आया था अहमदाबाद सत्याग्रह। ये 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह हुई, यानी कि बैक टू बैक गांधी जी 3 मूवमेंट्स 3 सत्याग्रह लॉन्च करते हैं और तीनों में वो सक्सेसफुल हो गए थे। इससे पहले इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट चली, लेकिन वो सारी क्या हुई? फेल हुई। लेकिन पहली बार बिना किसी मारदाड़ के, बिना किसी बंदूक के, बिना किसी वेपन ने गांधी जी ने मूवमेंट्स को सक्सेसफुल करवा दिया और गांधी जी बन गया लोगों का मसीहा। गांधी जी बन गया, याद है हिटलर की आर्मी को कहते थे कि हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी, वैसे ही गांधी जी को यहाँ पे लोग कहते थे भगवान। गांधी जी को लोग कहते थे मसीहा, जादूगर, ये मैजिशियन है, ये जिस चीज़ को भी छूता है वो सोना बन जाता है। इसीलिए इस को भी कहते थे कि गांधी जी जो है ये हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी है, कि ये आज़ादी लेके आएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को डर लगा कि अगर गांधी जी इसी तरीके से जो है सत्याग्रह पे सत्याग्रह सक्सेसफुल करता जाएगा, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमें यहाँ अपना रूल ख़त्म करना पड़ेगा। इसीलिए गांधी जी को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यानी कि ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास करवाया इंग्लैंड से। ये बात याद रहे, इंग्लैंड से इन्होंने एक एक्ट पास करवाया था, जिस एक्ट का नाम है रोल्ट एक्ट 1999। तो ये एक्ट पास किया गया था इंग्लैंड में और इसको इम्प्लीमेंट करवाया गया था ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। मार्क दिस वर्ड, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था और इस एक्ट के बिना पे इंडिया में जो ब्रिटिश काउंसिल है, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर है, वो किसी को भी विदाउट ट्रायल, यानी कि शक के बिना पे 2 साल के लिए 2 years के लिए क्या कर सकते हैं, वो उनको जेल में डाल सकते हैं। This act was simply implemented by British to suppress the political movement of India, यानी कि इंडिया की पॉलिटिकल मूवमेंट को कहीं ना कहीं रोकना। और गांधी जी जो नेशनल हीरो बन गया था, मसीहा बन गया था, लोगों की उम्मीद बन गया था, उसको भी कहीं ना कहीं रोका। और इसी के तहत गांधी जी ने इस एक्ट के विरोध किया, एक मूवमेंट स्टार्ट की, रोल्ट एक्ट सत्याग्रह। क्योंकि सत्याग्रह का पुजारी था, वो तो हिंसा करेगा ही, नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टली बोलेगा नहीं। ये चंपारण ऑलरेडी हो गया था और 1999 में सत्याग्रह रोल्ट एक्ट हो गया था। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रोल्ट एक्ट 1999 सत्याग्रह, यानी कि 1919 का जो सत्याग्रह था, जो रोल्ट एक्ट के बिना पे लॉन्च किया गया था, इसका ऑप्शन वही हो सकता है। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन जो पूछा गया था, दैट इज सिंपली नोन एज, तो here the answer is that the Rolt Act Satyagraha 1999 is the movement that brought Gandhi ji in the center of national या Indian national movement।
तो अनदर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ पे देख सकते हैं। होप आप लोग को क्लियर हो रहा हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, या यू वांट मोर question sessions regarding Indian history, please let me know in the comment section so we can come up with the series of about those question era. तो दूसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था एसएसबी के एग्ज़ाम में, एफए के एग्ज़ाम में भी आया था, ये रिसेंटली वीएलडब्ल्यू के भी एग्ज़ाम में भी लास्ट टाइम पूछा गया था। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्रिएटेड, रिमेंबर दिस क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्रिएटेड और ऑर्गेनाइज्ड, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई थी या ऑर्गेनाइज की गई थी गांधी जी के द्वारा टू कंडक्ट द नेशनल मूवमेंट्स, यानी कि विच ऑर्गेनाइजेशन organized or created by Mohandas Karamchand Gandhi to conduct the national movements या national movements. The first movement, the first अगर हम देखें यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, जो पहली ऑर्गेनाइजेशन है, that is called the option is सार्वजनिक सभा। सार्वजनिक सभा जो है ये पूना में इंट्रोड्यूस की गई थी, इसको पूरा नाम था पूना सार्वजनिक सभा। ये होने से क्योंकि ये बहुत पहले इंट्रोड्यूस की गई थी, ये 80s के दौरान में 1870s और 1880 के दौरान में जो है इम्प्लीमेंट की गई थी। गांधी जी रिटर्न हो गया था इंडिया 1995 में, तो ये भी नहीं हो सकता है। और हिंदू महासभा भी पहले ही थी, ये भी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे जो सत्याग्रह सभा है, आप देखिए जब भी हम गांधी जी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो गांधी जी और सत्याग्रह का काफ़ी मिलन है, क्योंकि सत्याग्रह को इंट्रोड्यूस किया था। सत्याग्रह का जो वर्ड है दैट इज़ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड, या सिंपली ये लोगों के बीच में लाया था ये कॉन्सेप्ट सत्याग्रह तक गांधी जी। तो जब भी हम सार्वजनिक सभा, इसका पूरा नाम है पूना सार्वजनिक सभा, ये पहली ही थी। हिंदू महाजन सभा, ये भी पहली ही थी। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, दैट्स कॉल्ड सत्याग्रह सभा। तो वी कैन से सत्याग्रह सभा is the organization organized by the Gandhi ji to conduct the national movements. Now, another question here is, who is regarded as the father of modern India? अब यहाँ दो ऑप्शंस हैं। अगर आप देखेंगे राजा राम मोहन रॉय, जब हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो ये आता है क्वेश्चन आपका, अगर आपने पढ़ा होगा सोशल चेंजेस इन इंडिया। एक फेज आता है इंडियन हिस्ट्री का जिसको हम बोलते हैं सोशल चेंज। इंडिया में काफ़ी सारे एवल्स थे। इंडिया की अगर हम देखें, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एवल्स थे, जस्ट लाइक सती सिस्टम की बात करें, लाइक दास प्रथा की बात करें, चाहे हम चाइल्ड मैरिज की बात करें, या विडोज़ को रीमैरिज नहीं करवाया जाता इजाज़त थी उसकी बात करें, तो ये सारे एवल्स थे सोसाइटी में। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को चेंज करने की ज़रूरत थी। दैट्स वाई हमें ऐसे रिफॉर्मर्स की ज़रूरत थी। हमें सोसाइटी में चाहिए था रिफॉर्मेशन, और रिफॉर्मेशन तब तक नहीं आएगा जब तक कि लोग जो इंडिजिनस पीपल है वो इसमें कंट्रीब्यूट ना करें, यानी कि इसमें कोऑपरेट ना करें। मान लो मुझे आपकी सोसाइटी में कोई चीज़ या जो भी जहाँ पे रहता है, मुझे आपकी सोसाइटी में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है या आपके यहाँ पे कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, ये तब तक नहीं हो पाएगा कि जब तक मुझे आपका कोऑपरेट नहीं मिलेगा, आपका सहयोग नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दो नाम आए हैं जब भी हम सोशल चेंज की बात करते हैं। भगत सिंह को हम पहले एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि भगत सिंह रिफॉर्मेशन नहीं था, भगत सिंह एक रिवोल्यूशनरी पोर्शन में आ जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली बात करता है बदले की। ये बोलता है खून का बदला खून, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी इसी ने दिया था। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, और तीसरा है राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय ये दोनों एक रिफॉर्मर मूवमेंट लॉन्च कर रहे थे। एक ने किया था आर्य समाज, दूसरे ने किया था ब्राह्मो समाज। अब राजा राम मोहन ही राय और दयानंद सरस्वती इसने कुछ ऐसी चीज़ की थी, ये भी चेंज सोसाइटी में चाहता था, लेकिन जो डेट चेंज वॉज लिमिटेड। ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल सती सिस्टम का एबॉलिश करने की बात हुई थी, चाइल्ड मैरिज की बात हुई थी, लेकिन ये बिलीव करते थे कि हमें जो सोसाइटी में करते हैं सबसे ज़्यादा क्या करना है, हमें एजुकेशन सिस्टम को क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। लेकिन राजा राम मोहन ऐसा एक वाहिद शख्सियत है जिन्होंने सती सिस्टम को कंप्लीटली एबॉलिश करवाया था, और जो पर्दा सिस्टम था,
ठीक है, पर्दा सिस्टम था या दास प्रथा सिस्टम था, उसको कंप्लीटली एबॉलिश करने का जो सहरा है वो किसके नाम पे है? वो राजा राम मोहन राय के नाम पे है। डेट्स वाई हम कहते हैं कि राजा राम मोहन राय जो है ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि ही एंड स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान, ये एक ऐसे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने इंडिया में काफ़ी सारे चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया था। अब एट द एंड ऑफ द सेशन प्लीज़, आई होप कि आपको समझ अच्छे तरीके से आया हो। अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ लीव द कमेंट्स, सो वी विल आंसर those questions. Now the question for you, अब आप सबके लिए questions है। I'm soon going to upload the lecture series about Indian history. I know कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर इंडियन हिस्ट्री के ऊपर कुछ ना हमारे यहाँ पे एक लेक्चर सीरीज़ आनी चाहिए, स्पेशली कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में भी एक लेक्चर सीरीज़ आनी चाहिए, और कश्मीर हिस्ट्री के बारे में, इंडियन पॉलिटी के ऊपर भी, कश्मीर में जो डेमोग्राफी 370 के बाद जो डेमोग्राफी चेंज हुई है उसके रिगार्डिंग क्या क्या चेंज आई है और हमें किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो उन चीज़ों के ऊपर हम धीरे धीरे एक लेक्चर सीरीज़ ला रहे हैं और साथ में एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज़ ला रहे हैं, और सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ऑफलाइन सेशन। तो you can subscribe the channel and you can answer these questions in the comment sections. Please, if you like the video, please share and subscribe. तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे। विच ऑफ द प्रिंसली स्टेट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द रिप्रेजेंटेटिव असेंबली एंड इन विच ईयर? कौन सी इंडिया में प्रिंसली स्टेट थी जिन्होंने पहली बार या फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की थी अपनी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव असेंबली? यानी कि इंडिया में 563 प्रिंसली स्टेट्स थी एज पर द स्टेटमेंट। सोर्सेस कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट्स में हो सकती है, लेकिन एज पर द सोर्स कि इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स, जब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस दैट टाइम इट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसने अखंड भारत का नारा दिया था। इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स 563 प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि वी कैन से मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स वर देयर इन इंडिया। तो इंडिया में प्रिंसली स्टेट कौन सी ऐसी प्रिंसली स्टेट थी जिन्होंने पहली बार रिप्रेजेंटेटिव असेंबली को इंट्रोड्यूस किया था, और इन विच ईयर? ऑप्शन नंबर 1 इज गुजरात 1883, ऑप्शन नंबर 2 इज बंगाल 1885, एंड मैसूर 1881 एंड बम्बई 1880. Please answer in comments. And second is who founded the Kriti movement in Punjab? यानी कि एक और मूवमेंट, जैसे खालिस्तान मूवमेंट आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक और मूवमेंट है जो पंजाब में फाउंड हुई थी, एंड इसकी एस्टैब्लिशमेंट यानी कि इसकी फाउंडेशन किन्होंने की थी? द फर्स्ट ऑप्शन इज द रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट ऑफ बंगाल, the Revolutionary Terrorist of Bengal. Second is the Communist Party of India. The third one is the Gaddarists, and the fourth one is extremists. Hope you like the video. Please don't forget to subscribe and share. Thank you so much.